सो हेलो एंड वेलकम गाइस एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का दोबारा से 20 मिनट के सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर थर्ड है प्लानिंग या डेवलपमेंट, यानी कि अगर किसी देश का विकास जो होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए उसके बारे में हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर की फुल सीरीज पहले से अपलोड थी, सब कुछ पहले से बताया हुआ है। 20 मिनट की सीरीज में हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू देखेंगे कि क्या क्या आ रहा है, कहाँ से पूछा जा सकता है। अगर आप हमारे साथ चैनल में यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम, तो यहाँ पे जरूर जुड़ने की कोशिश करिएगा फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फॉर द एक्स्ट्रा अपडेट। इस पूरे चैप्टर में सरकार को ये बताने की कोशिश करी गई है या हमें सिखाने की कोशिश करी गई है कि डेवलपमेंट में सरकार ने क्या क्या चीजें देखी है, क्या क्या चीजें डिबेट में होनी चाहिए। उसके बाद सरकार की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, लीडर्स की क्या स्ट्रैटेजी रहती है कि वो आने वाले 20 साल तक, क्योंकि 1960 के बाद ही हम लोगों ने 5 ईयर प्लान बनाने की शुरुआत कर दी थी, तो उसके हिसाब से इन लोगों ने सोचा कि भाई किस चीज के ऊपर काम करना चाहिए और किस चीजों पर काम नहीं करना चाहिए। और ये इतना 20 साल तक करते 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 अगर वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करी गई थी तो क्या अचीवमेंट मिली लोगों को, और साथ में डेवलपमेंट के स्ट्रैटेजी से आने वाले सालों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो पूरी डेवलपमेंट की कहानी है। इसमें एक कहानी डायरेक्टली पोस्को प्लांट से शुरुआत करी गई है। असल में एक केस स्टडी है। इस केस स्टडी के थ्रू ये बताने की कोशिश करी गई कि क्या सरकार के लिए डेवलपमेंट का मतलब लोगों के लिए जॉब क्रिएट करने जैसा ही है क्या, क्योंकि यहाँ पे पोस्को प्लांट उड़ीसा के अंदर आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी ये प्लांट लगा रही थी। सरकार को लगता था कि इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वहां की जनता को लगता था कि इससे एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत सारे लोगों का खुद का जो रोजमर्रा की जीवन यापन लिवलीहुड है वो खत्म हो रहा है और लोगों का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा देखा गया है। तो ये डेवलपमेंट का सही तरीका नहीं है, क्योंकि जब लोग वहां पे कह रहे हैं कि फायदा नहीं हो पा रहा, जो जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए उनको फायदा नहीं हो पा रहा, तो असल में फिर इसमें सरकार का रोल रह क्या जाता है। सरकार का काम क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस और साथ में ऐसे डेवलपमेंट की चीजों को देखने के लिए सरकार का मेन रोल देखा जाता है क्या, या सरकार अगर जनता के साथ डिसएग्री होती है तो ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए जो इन चीजों को कंट्रोल करेगी। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो सरकार का रोल डेवलपमेंट के लिए तो होता है, लेकिन सही मायने में डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है उसको जानने के लिए हमें जानना था कि आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। क्योंकि आइडिया ऑफ डेवलपमेंट में डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी को फायदा हो रहा है और दूसरी जनता को नुकसान हो रहा है। डेवलपमेंट का फायदा होता है कि वो डेवलपमेंट अचीवमेंट वाला हो, प्रोग्रेसिव हो, जिससे समाज की सारी सोसाइटी को अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा हो, इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, प्रोग्रेसिव की बात हो रही है, बेटर एस्पिरेशन आइडियाज की बात हो रही है, वो डेवलपमेंट है, वो एक कंप्लीट डेवलपमेंट है। यानी कि प्लानिंग और डेवलपमेंट इस चैप्टर में यही दिखाने की कोशिश करी गई है कि डेवलपमेंट का मतलब है क्वालिटी में चेंज आना, ना ही कि क्वांटिटी में चेंज आना। सिंपल शब्दों में आप ये समझ सकते हैं। अब यहाँ पे डेवलपमेंट के बहुत अलग अलग वेरिएशन दे रखे थे, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच थी, जिसमें से जो सबसे आइडिया हमें लगा वो लेफ्टीज और राइटीज का लगा। लेफ्टीज जो होते थे लेफ्टीज जो होते थे वो होते थे वामपंथी। वामपंथी लोग कहते थे कि डेवलपमेंट का मतलब ये होगा गरीबों के बारे में, पिछड़े वर्ग के बारे में सरकार को कहीं ना कहीं उनकी तरफदारी करनी चाहिए, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। और जबकि क्या कहते हैं जो राइटीज होते थे वो ये कहते थे कि सही कहीं ना, दक्षिणपंथी ने हिंदी में बोला जाता है, और इनका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं बाजार के अंदर सरकार का कंपटीशन खत्म होना चाहिए और यहाँ पे एक तरीके का फ्रीडम मिल जाना चाहिए मार्केट को, ताकि वो अच्छा ग्रो कर सके। तो डेवलपमेंट की दोनों विचारधाराएं अलग है। याद रखना पॉलिटिकल साइंस में बहुत जगह, कॉलेज के अंदर भी आपको लेफ्टीज और राइटीज के बारे में बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बार आपसे बोला जाएगा कि लेफ्टीज राइटीज क्या होते हैं, वामपंथी दक्षिणपंथी क्या होते हैं। ये मेन अवधारणा है, मेन आइडियोलॉजी है, इसको पकड़ के चलिएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि हम लोगों ने जब आजादी ली थी तो हमारे सामने दो मॉडल थे। हमें पता है एक मॉडल कैपिटलिस्ट था जो यूएसए चाह रहा था, और एक मॉडल था सोशलिस्ट जो ऑफकोर्स हमें पता है कि यूएसएसआर के पास था। और हम लोग सोच रहे थे कि हम वामपंथी की तरफ जाए, दक्षिणपंथी की तरफ जाए, नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि डेवलपमेंट करना है, प्लानिंग के हिसाब से देश को डेवलप करना है। हमारे सामने दो आइडियोलॉजी थी, लेकिन हमारे सामने दो आइडियोलॉजी थी तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे कांग्रेस के लीडर भी जो थे वो खुद खुश थे अमेरिका की साइडोलॉजी को लेके। लेकिन हमें आधुनिकीकरण अगर होना था तो हमें पूंजीवाद की तरफ जाना जरूरी है, और आज की डेट में हम पैसे की तरफ ही भाग रहे हैं, वेस्टर्न आइडियाज को ही अडॉप्ट कर रहे हैं। और हमें लगता था कि आजाद प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए हमें वेस्टर्नाइज कल्चर को अपनाना जरूरी होगा, लेकिन शुरुआती समय में क्या हमें अपनाना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर का कहना यह था कि इंडिया ने बहुत मेहनत से क्या कहते हैं इस लड़ाई को जीता है, तो इसीलिए हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने डेवलपमेंट की तरफ फोकस सही तरीके से कर पाएंगे। अब करने के लिए हमारे भारत ने कहा चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं, हम एक प्लानिंग कमीशन बनाते हैं। प्लानिंग कमीशन का मेन काम होगा सरकार की नीतियों को सही तरीके से प्लान तरीके से इंप्लीमेंट करके बनाना। अब शुरुआती समय में ये बात तो हुई थी आजादी के बाद की बात, आजादी के बाद प्लानिंग कमीशन बनेगा और फिर उसका आयोग फलाना ढिमकाना सब बनता चला जाएगा। लेकिन आजादी से पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, और उसके बाद 1944 के अंदर हमने बॉम्बे प्लान करा था। इस बॉम्बे प्लान का मेन मकसद ये था
ताकि लोगों की थोड़ी बहुत, मैं कह सकता हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ठीक कर देना, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आ जाना। ये बॉम्बे प्लान उस टाइम पे इंडिया के अंदर बड़े बड़े लीडर्स जो थे, जो सरकार के बाशिंदे मैं कह सकता हूं, उन्होंने प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर ऐसा कुछ बनाया बॉम्बे प्लान। 1944 में बना था, पेपर के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। इसमें JRD टाटा भी थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानने के लिए। और ऑफकोर्स मेन मकसद था कि सरकार कुछ भी प्लान करे एक सही नियोजित तरीके से करे, वो ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने फिर फाइनली आजादी के बाद सेटअप करा, मार्च 1950 के अंदर क्या सेटअप करा, हमने सेटअप कर दिया योजना आयोग। योजना आयोग का मेन काम था कि हर साल सरकार क्या करेगी, हर साल सरकार अपना जो पैसा होगी वो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे कैसे खर्च करेगी, उसके बारे में इन लोगों ने बताना चालू कर दिया। इसके बाद मोदी जी आए, मोदी जी ने इसका नाम आपको पता है नीति आयोग कर दिया। अभी इसके वाइस चेयरमैन जो है हमारे राजीव कुमार जी है, चेयरमैन जो है वो PM है, CEO जो है वो अभी अमिताभ कांत है। अभी एट प्रेजेंट टाइम, आने वाले साल में आप देखेंगे तो शायद से चेंज हो जाए, लेकिन नीति आयोग को 2014 में प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग बना दिया गया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, तो इसको आप जरूर फोकस करिएगा। अब शुरुआती समय में 5 ईयर प्लान के ऊपर फोकस करा गया। 5 ईयर प्लान की कॉपी ऑफकोर्स हम लोगों ने कहां से करी है, USSR से। USSR इज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने 5 ईयर प्लान अपनाया था, तो हम लोगों ने इनका आइडिया चुरा लिया एक तरीके से। और दूसरा, हमने फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है 51 आर्टिकल, वो भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से चुराया है, या कह सकता हूं डाला है। अब सरकार क्या करती है, हर साल एक बजट पेश करती है। एक बजट होता है प्लान बजट, नॉन प्लान बजट, एक होता है प्लान बजट। नॉन प्लान बजट के अंदर उनका रूटीन हिसाब से बताया जाता है कि साल के अंदर नॉन प्लान, नॉन एक्सपेंडिचर कहां, जैसे भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया, सुनामी हो गया, वहां पे खर्च हो जाता है। प्लान डेवलपमेंट में सरकार 5 साल में तय करती है कि उनकी फिक्स प्रायोरिटी क्या होगी। अभी हमने आपको पता है, अभी हमारा जो प्लानिंग का मिशन चल रहा है वो मेक इन इंडिया चल रहा है। आप लोगों को पता है, MCQ क्वेश्चन पेपर के अंदर आया भी था। तो प्लान और अनप्लान, नॉन प्लान हम इसे बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, बुक के अंदर सिर्फ 2 ही बताए गए हैं। और याद रखना, पेपर के अंदर प्लान हॉलिडे भी आपसे पूछ लिया जाता है कि प्लान हॉलिडे किसे बोलते हैं और किस टाइम पीरियड पे से चलाया गया था। तो मतलब हमने 3 लगातार अपने उसके ऊपर फोकस करते रहे और फिर हमने कहा कि नहीं यार, हमें नीति आयोग को या प्लानिंग कमीशन को थोड़ा सा रोकना चाहिए। इसलिए 1996 से 67 के बीच में हमने इसको रोक दिया। और दूसरी बात ये, अभी तक हमारे पास जो है 12 5 ईयर प्लान हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, तो ये पेपर के अंदर आएगा। अब पहला 5 ईयर प्लान ऑफकोर्स KN राज, इन्होंने कहा था धीरे चलो रे। धीरे चलो का मतलब था मेन एग्रीकल्चर को अच्छा करना, एग्रीकल्चर को अच्छा करना। इसलिए चीफ आर्किटेक्ट KN राज थे। और ऑफकोर्स इसका मेन काम था कि हम बड़े बड़े लेवल पर डैम बनाएंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए हम लोगों तक मुहैया कराएंगे। तो इस पहली 5 ईयर प्लान में हमारा हैबिट था एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना, और उसकी वजह से हमने डैम प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें बनानी चालू कर दी। और 5 ईयर प्लान जो था ना, शुरुआती समय में काफी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 5 ईयर प्लान सेकंड आया, PC महानोबिस, उन्होंने बोला कि अब हमें क्विक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। और इन्होंने इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना चालू कर दिया और कहा कि अब हमने एग्रीकल्चर को 5 साल दिया है, अब हमें इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो हमने हैवी जो इंडस्ट्रीज होती है उनके ऊपर हम लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, अपनी खुद की इंडस्ट्रीज हम लोगों ने बनानी चालू कर दी। पहले सामान बाहर से आता था, अब हमने कहा कि बाहर से सामान जितना भी आ रहा उस पर हैवी टैरिफ लगा दो, हैवी टैक्स लगा दो, ताकि काम आने चालू हो जाए और अपने भारत की जो इंडस्ट्रीज है उनका ग्रोथ होना चालू हो जाए। तो इसीलिए हमने अपने ही मेजर इंडस्ट्रीज यानी कि सारे सेक्टर पब्लिक रखे। BSNL था, पेट्रोल था, लोहा इंडस्ट्री था, आयरन इंडस्ट्री था, स्टील इंडस्ट्री था, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हम लोगों ने डेवलप करे जो सरकार के अंडरटेकिंग में था। हमने यहाँ बस टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्रियों से ली, बाकी सब कुछ फिर लोगों ने हमने ही करना स्टार्ट कर दिया सेकंड 5 ईयर प्लान में, याद रखिएगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज बनानी है। तो इस हिसाब से इंडिया के अंदर आप देखो तो लॉजिकली ये बता रखा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में और सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर किस किस चीज के अंदर हमने कितनी ग्रोथ ली थी। अब यहाँ पे बोला ये जाता है कि हमने अगर 5 ईयर प्लान पहला फोकस करा एग्रीकल्चर पे और दूसरा फोकस करा इंडस्ट्रीज पे, तो इन दोनों के अंदर लोगों के एक मुख्य विवाद रहे। मुख्य विवाद ये रहे कि बहुत से लोग जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे एग्रीकल्चर का, क्योंकि उनका मतलब ये था कि हमें शुरुआती समय में एग्रीकल्चर के ऊपर ही फोकस रखना चाहिए था, इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं जाना चाहिए था। पेपर के अंदर ये MCQ क्वेश्चन आएगा कि इकोनॉमिक्स ऑफ पैरानेंस का मतलब क्या है, और ये किसने लिखी थी ये बुक, तो ये JP कुरियप्पा ने लिखी थी। दूसरे लोग कह रहे थे कि अगर हमने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करते तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो था, जो बेचारे इंडियन डिपेंडेंट जो एग्रीकल्चर पे उनकी इनकम बढ़ती, और यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करते तो शायद से हम लोग और अच्छा कमा सकते थे या बहुत अच्छा हम कर सकते थे। अब यहाँ पे होता ये कि अगर एग्रीकल्चर अच्छा होता तो हमारे देश के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग फोकस कर सकते थे, और ये हो ही रहा था। बहुत से लोग कहते थे इंडस्ट्रीज पे सही फोकस करा हम लोगों ने, तो सबकी अलग अलग राय है। दूसरा, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। शुरुआती समय में हम लोगों ने सारी चीजें सरकारी हाथों में रखी थी और
ये भी कहा गया कि यार कहीं ना कहीं हम लोगों को अगर अपने देश को डेवलप करना है तो प्राइवेट कंपनी को भी आगे लेके जाना पड़ेगा। अब ये तो वही बात हुई कि प्राइवेट कंपनी आगे आ जाएगी तो फिर तो यूएसए की पॉलिसी, पूंजीवादी विचारधारा। हमने कहा ऐसा नहीं करेंगे, हम मिक्स इकोनॉमिक को अपनाएंगे कि कहीं पब्लिक सेक्टर भी चलता रहे और प्राइवेट सेक्टर भी चलता रहे। और अगर प्राइवेट सेक्टर चल भी रहा है ना, प्राइवेट सेक्टर चल भी रहा है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छा स्पेस देंगे, सपोर्ट करेंगे प्राइवेट सेक्टर को हम लोग। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा मेन मकसद ये रहना चाहिए कि वो पूरी तरीके से सरकार के अंडर में हो, सरकार के अंडर में हो। और जितना भी कुछ भी प्राइवेट कंपनियां चलेंगी उनका लाइसेंस सरकार के द्वारा ही रिन्यू हो। तो इसलिए बहुत से सपोर्टर ने कहा कि हाँ ऐसा ठीक है, पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर करो, प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए। जबकि पब्लिक सेक्टर के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को सरकार के हाथों में रखना चाहिए, ऐसी कंपनियां जो सरकार सिर्फ परमिशन के हिसाब से ही काम करवा सकती है। इसीलिए हमने कहा ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादातर चीजें पब्लिक में रखी जाएंगी, यानी कि सरकार के हाथों में रखी जाएगी, तो करप्शन के बढ़ने की भी तो चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे देखने को मिलता कि भाई पब्लिक अगर सेक्टर होता है तो आपको पता है कि एजुकेशन हेल्थ केयर कितना पुअर हो जाता है। जबकि वही चीज अगर किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में हो तो हॉस्पिटल साफ, एजुकेशन साफ, बहुत सारी चीजें होती है जो ठीक ठाक होती है। और इसीलिए सरकार ने कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि कहीं ना कहीं स्टेट का इंटरफेरेंस जो होना चाहिए वो प्रॉफिट वाले क्षेत्रों के अंदर कम कर दो, वहां पे प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा कर दो। और यहाँ पे जो स्टेट है अगर वो क्रिएट करेगी तो मतलब स्टेट के हाथों में पब्लिक सेक्टर ज्यादा डाल दोगे तो पूरी तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे मिडिल क्लास जो है वो ग्रोथ होने लग जाएगा। तो ये है बहुत दिक्कत है। फिर मेजर प्रॉब्लम शुरुआती समय में हमारे पास यही थी कि हमें थर्ड ऑब्जेक्टिव वाज डिफिकल्ट टू रियलाइज, मतलब तीसरा उद्देश्य यानी कि जब तीसरा 5 ईयर प्लान था वो बहुत मुश्किल था सोचना किस पे काम करें। इसलिए हम लोगों ने क्या करा, हमने लैंड रिफॉर्म के ऊपर काम करा। लैंड रिफॉर्म क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लैंड रिफॉर्म का मेन मकसद था, ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो गया, ये लैंड रिफॉर्म शुरुआती समय में क्या था, जमींदारी प्रथा को खत्म करना। इसका मतलब ये था कि हमारे पास जो जनता है उसके पास बहुत सारी जमीनें थी, किसी के पास एक के पास 100 एकड़ है और दूसरे के पास जमीन ही नहीं है। तो इसीलिए सरकार ने लैंड रिफॉर्म का सिस्टम बनाया। सरकार ने कहा कि बड़े बड़े लैंड ओनर जिनके पास जमीनें हैं उनसे जमीनों को लेकर लैंडलेस फार्मर्स को दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनसे जमीनें छीन ली जा रही है, उनकी जहां यहां वहां जहां भी सारी जमीनें हैं सरकार कहेगी कि उनको उठा के एक जगह दे दिया जाएगा, लेकिन इतना जमीन उनके पास नहीं होना चाहिए क्योंकि जरूरत होने की वो जमीनें उन्हीं के पास थी। इसीलिए सरकार ने कहा कि लैंडलेस लेबर हो गए जो है उनको थोड़ी बहुत जमीनें दी जाएगी जिससे वो लोग अपना गुजर बसर भी कर पाए, है ना। इसीलिए जरूरी था। और यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे दिक्कत यही थी उस टाइम पे कि अपर लिमिट होल्डिंग द एग्रीकल्चर लैंड, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आप लोगों को पता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ जो बड़े सेक्टर जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी उनको ही फायदा हो रहा था, इसलिए सरकार ने इसके ऊपर ही फोकस करा। फिर आता है 1960 का दशक। 1960 के दशक में हमारे पास खाने पीने का अनाज जो था अकाल पड़ने की वजह से कमजोर पड़ गया। और कमजोर पड़ गया तो इसलिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है एमएस स्वामीनाथन उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मकसद था कि एग्रीकल्चर जो नॉर्दर्न इंडिया है उधर के इलाकों में एग्रीकल्चर को बहुत तेजी से प्रमोट करना। इसकी वजह से क्या कराया गया, इसकी वजह से हाई वैरायटी सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड HYV सीड्स जो होते हैं वो लोगों को फ्री में दिए गए, फर्टिलाइजर फ्री में दिया गया, पेस्टिसाइड्स फ्री में दिया गया, यानी कि कीटनाशक उर्वरक दवाएं ये सब सरकार ने फ्री में दी लोगों को। इससे क्या हुआ कि जो क्या कहते हैं कीमतें थी उसके ऊपर भी सरकार ने सब्सिडाइज करना चालू कर दिया। इससे बहुत फायदा ये हुआ कि जहां जहां पे गेहूं का और चावल का प्रोडक्शन ठीक नहीं हो रहा था वो सारे प्रोडक्शन ठीक होने लग गए। अदर प्रोडक्शन में लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन जो थी उनका विकास हुआ, मिडिल क्लास डेवलप हुआ। और क्रिटिसाइज लोगों का यही कहना था कि भाई अगर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना उसमें सिर्फ और सिर्फ बड़ी क्लास जिन पे पैसा अच्छा खासा था सिर्फ उनको ही फायदा हुआ, छोटे किसानों को तो फायदा हुआ नहीं। ज्यादातर इसमें गेहूं फसलें जो है वही डेवलप हो पाई, दूसरी छोटी मोटी फसलें डेवलप नहीं हुई। और फिर बोला जाता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इधर के इलाके में ही ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिली। अब उसके अलावा और भी रेवोल्यूशन हुए थे, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्राउन, गोल्डन, ग्रीन, ग्रे, पिंक, रेड, राउंड, सिल्वर, फाइबर, व्हाइट, येलो, ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशन थे लेकिन ये आपने नहीं पढ़ने। दूसरा रेवोल्यूशन हुआ था व्हाइट रेवोल्यूशन को लेके। व्हाइट रेवोल्यूशन को लेके एक प्रॉब्लम ये थी कि शुरुआती समय में क्या होता है कि घर की महिला जो होती थी वो दूध निकालती थी, उसका हस्बैंड साइकिल से लेके जा रहा है दूध को और उसके बाद वो कहीं जाके बेच रहा है। इसकी वजह से इन बीच अगर मान लो किसी बंदे का दूध जो है वो किसी बंदे का दूध जो है खराब हो गया, अब मान लो नहीं बिका तो फिर क्या करेगा, बेचारे को दूध पूरा का पूरा फेंकना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने सोचा कि एक नया सिस्टम लाया जाए एंड दिस इज कॉल्ड द व्हाइट रेवोल्यूशन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इस पूरी चेन को समझा
और चेन को समझने के बाद उन्होंने एक नया सिस्टम लेके आए। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि जो भी दूध बेचने वाला बंदा होगा वो जाके अपने आसपास के पोलिंग इलाके होते हैं जहां पे दूध को बेच देगा। इसको बोलते थे कि सही तरीके से अमूल बेस्ड एक सिस्टम बनाना, और ये पैटर्न बाद में जाके इंडिया के अंदर अमूल बन गया। और इस तरीके से दूध जो था बेचने वाले को भी फायदा हो गया, और कंपनी जो दूध लोगों से लेना चाहती है सारा दूध उनसे खरीद भी लेती है। तो ये एक तरीका था व्हाइट रेवोल्यूशन के थ्रू। 1960 के दशक में ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और इसकी वजह से मिडिल मैन जो था उसका जो बेचारा दूध था वो इंश्योर हो गया कि पूरा का पूरा बिकेगा ही। इसलिए बहुत फेमस लाइन थी, अमूल दूध पीता है इंडिया, अटली पटली डिलीशियस अमूल, ऐसे बहुत सारे ऐड चलते रहे। बाद की डेवलपमेंट तो हमें इसमें नहीं देखने, लेकिन हमें देखना है कि 1960 के दशक के अंदर बाद में प्राइवेट सेक्टर्स थे, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। क्यों लगाई गई वो एक अलग चीज है। जमीन और बैंकों का नेशनलाइज करा गया, वो हम देखेंगे। प्रो पुअर पुलिस वर अनाउंस्ड, मतलब शुरुआती समय में पुलिस बल नहीं था, बाद में पुलिस बल भी बनाया गया। और फिर यहाँ पे और भी है, और काफ़ी चीज़ें, इकोनॉमिक पॉलिसी आई गई 1991 के अंदर, जैसे हम एलपीजी बोलते हैं, है ना। एलपीजी को बोलते हैं उदारीकरण, मतलब उदारीकरण यानी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इस पर फोकस करा गया। और मेन प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी की ये थी कि स्लो ग्रोथ हो रही थी और काफ़ी करप्शन बढ़ गया था, नौकरशाही काफ़ी ज़्यादा हम देख सकते हैं। लोगों को ब्यूरोक्रेसी के ऊपर फेथ थोड़ा गिरने लग गया था। लेकिन ये सब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो जब हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे तो हम उसमें समझेंगे, है ना। सो बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर यही है और कुछ भी नहीं है। आप इतना समझ लेंगे तो इसका मतलब ये कि आपने पूरा चैप्टर अंडरस्टैंड कर लिया। एमसीक्यू क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आ सकते थे मैंने वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी है। तो जब तक के लिए वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में।